क्या करना था बताएंगे? हाँ भाई, कहाँ था भाई निर्मल? प्लॉट पहले कहाँ था? कहाँ था? घर, गांव? क्यों नहीं आया? कितने दिन से? 2 3 5 4 दिन से नहीं आ रहा। मेरे को याद है, भूल गया वो। क्यों नहीं आ रहा था ये बताना मुझे। क्या क्या कमरे पे? बोल बोल बोल, सच बता देना। तो क्या हो गया इनको सुनने से? नींद आ रही थी, मन नहीं कर रहा था, और कहीं गया भी नहीं था, अभी कमरे में पढ़ने रखा हुआ यहाँ पे, अब भी नहीं आ रहा था। बाद में बताएगा। जब मुझे पता बोल नहीं पा रहा, और यहाँ से बोलवाऊं तो यहाँ से बोल पाएगा, है ना? चलो, क्या कहाँ तक हुआ था ये? क्या चल रहा था आप लोगों को बताना है? क्या हो गया था? अच्छा, उद्योग चल रहा था ना, ये हो गया ना सारा? ठीक है। ये इको मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, ये सब याद हो गया आप लोगों को? पता है? अगर पूछें तो हो जाएगा। चलो देखेगा जरा मैं। आज हमारा इसमें जो टॉपिक होगा, भारत में परिवहन। क्या बोला मैंने? भारत में ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? और भारत में परिवहन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ध्यान देना। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और आपने देखा कि जो अर्थव्यवस्था का जो 3 सेक्टर होते हैं, कितने सेक्टर होते हैं? और 3 क्षेत्र जो होते हैं, आपने देखा था कि एक तो प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी होता है, और एक टर्सरी होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आपने देखा कि आपने एग्रीकल्चर पढ़ा, और एग्रीकल्चर आपने देखा किस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा था? प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा था। और भी बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। मैंने कहा था कृषि के साथ साथ पशुपालन हो गया है, वन हो गया है, मत्स्य पालन हो गया है, खनन हो गया है, उत्खनन हो गया, सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। लेकिन आपने कृषि पढ़ लिया। दूसरा आपने सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है अर्थव्यवस्था, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपने देखा बच्चे कि उद्योग आते हैं, लेकिन पॉलिसियां हम यहाँ नहीं पढ़े, फिर आगे इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। लेकिन उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और उद्योग के साथ साथ अगर द्वितीय क्षेत्र में अगर पूछा जाता है, तो मैंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, या निर्माण और विनिर्माण, ये कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं? द्वितीय क्षेत्र में। उद्योग वगैरह वगैरह सब, मतलब सुन रहे ना? और तीसरा जो मैंने कहा था, जिसको हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे सेवाएं दी जाती है, मतलब बोलो ना। और याद रखना कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत भी बहुत सारी सर्विस आती है, सुन रहे मेरी बात? लेकिन यहाँ पे जो मेन हम आज बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में, ये हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो भारत में जो परिवहन है, ये भी तो एक सेवा है, बोले तो परिवहन को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। और मैंने कहा था कि भारत की इकोनॉमी में
अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कई बार आपको बता दिया कि अगर भारत की जीडीपी की मैं बात करूं तो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन से सेक्टर का है? तृतीय क्षेत्र का है। सर्विस सेक्टर का मतलब बोला था। सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। भारत की जीडीपी या नेशनल इनकम की भी अगर मैं बात करता हूं, सबसे ज्यादा प्राप्ति भारत को कौन से क्षेत्र से होती है? और इसीलिए तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र की जो मैं बात कर रहा हूं, परिवहन हो गया है, बैंकिंग हो गया है, शिक्षा हो गया है, स्वास्थ्य हो गया है, जितने भी मतलब ये सर्विस सेक्टर सेवाएं हैं, मतलब ये सब उसी के अंतर्गत आ रही है। चाहे एयर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वायु परिवहन हो गया है, ये सब सेवा देने का काम कर रहे हैं। आ रही बात? तो ये तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन मैंने एक चीज और भी कहा था कि भारत की नहीं बल्कि उत्तराखंड की इकोनॉमी में अगर मैं बात करता हूँ, हाँ, तो याद रखना उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, है ना, राज्य की सबसे ज्यादा योगदान कौन से सेक्टर का है? तो द्वितीय का होगा। भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो जीडीपी में इनकम है, जो जीडीपी है, कुल जीडीपी में सर्वाधिक योगदान भारत में किससे क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र से। और उत्तराखंड की अगर पर्टिकुलर बात करें तो इससे होगा। सुन लो मेरी बात। दूसरे नंबर पे सर्विस सेक्टर है उत्तराखंड में, और तीसरे पर प्राइमरी सेक्टर है। और भारत में पहले नंबर पर इससे ज्यादा प्राप्ति है, फिर इससे है, और फिर सबसे कम इससे है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो परिवहन की बात कर रहे हैं, तो परिवहन क्या होता है बच्चे? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? कोई बताएगा क्या बोलते हैं? परिवहन क्या होता है? बोले। हाँ, आय व्यय के साधन। ठीक है। और किसे कहते हैं? बोलो। नहीं पता। यातायात। हाँ, और ठीक है, बढ़िया कह रहे हो। और बोलो। या हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? ठीक है, सब जो आप लोग सही कह रहे हैं कि परिवहन एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से वस्तुओं को, वस्तुएं भी तो है, या वस्तुओं के साथ साथ अगर हम बात करते हैं व्यक्तियों को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। वही तो ट्रांसपोर्टेशन है। चाहे व्यक्ति की बात करें, मैं अभी यहाँ हूं और मैं यहाँ से अगर हरिद्वार जाता हूं तो मैं परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाऊं। किसके माध्यम से पहुंचाऊं? ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पहुंचाऊं। बच्चे बोले ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना मतलब व्यक्ति, वस्तु आदि का परिवहन ही क्या कर गया बच्चे? ये भौतिक माध्यम से बात करें तो ये क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। लेकिन अब भारत में मैं परिवहन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे परिवहन ट्रांसपोर्टेशन को अगर देखें तो हम तीन प्रकार से देखते हैं। कितने प्रकार से? एक तो आपका होता है बच्चे, एक आपका होता है बच्चे जिसे हम कहते हैं स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा परिवहन हो गया? स्थल परिवहन। 2 दिन का टाइम लगेगा इसमें, है ना? परिवहन में 2 दिन में नहीं, 2 या 3 दिन लगेगा, क्योंकि हमें पूरा देखना है क्या क्या पढ़ना है इसमें। स्थल परिवहन के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आएगा बच्चे कौन सा? दूसरा जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जल परिवहन। और तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो वायु परिवहन, वायु परिवहन। देखिए 3 प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, 3 प्रकार से परिवहन का प्रयोग किया जाता है। एक तो बच्चे स्थल, और दूसरा जल समुद्री मार्गों से या नदियों के माध्यम से, और एक बच्चे एयर ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन इन तीनों में अगर हम बात करते हैं, सबसे महंगा ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है? इसलिए इसी को हर कोई आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है ना? बोले, सबसे महंगा है। लेकिन अगर बात करते हैं तो स्थल ट्रांसपोर्टेशन है, लैंड पर मतलब भूमि पर जो परिवहन के साधन है, परिवहन है, ये भी 2 प्रकार का है। एक आप देखोगे रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, बोले ना। तो रेल परिवहन कहाँ होता है? भूमि पर तो होगा, ठीक है ना? और दूसरा आपका होगा बच्चे सड़क परिवहन, सड़क परिवहन। तो ये 2 प्रकार से हम इस परिवहन को देखते हैं।
ठीक है ना, स्थल परिवहन और सड़क परिवहन। लेकिन जो जल परिवहन है, तो जल परिवहन में भी हम क्या करते हैं बच्चे, दो प्रकार से इसे भी हम बांटते हैं। देख लो पहले, तब पढ़ेंगे क्या करके। जल परिवहन को भी हम कितने भागों में बांट रहे हैं। अब देखिए, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो अगर हम बात करते हैं तो अंतः स्थलीय, मतलब जो भारत की भूमि के अंदर ही हो रहा है। कई सारे जल परिवहन या नेशनल वाटरवे बने हुए हैं, राष्ट्रीय जलीय मार्ग, जो आपके समुद्रों में नहीं बल्कि भारत की सीमा के अंदर, तो भारत की सीमा के अंदर समुद्र है क्या, नदियां हैं, नदियों पर कई सारे लैंड बने हुए, स्थल मार्ग बने हुए हैं, मतलब जल परिवहन के मार्ग से। अंतः स्थलीय जलमार्ग, और एक आपके होते हैं बच्चे कौन सा, बाह्य स्थलीय जलमार्ग, जो आपके भारत की सीमा के बाहर, मतलब कि हम अगर भारत से बांग्लादेश को या भारत से अमेरिका को, अगर हमारे समुद्री मार्गों से भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, व्यापार होता है, हमारी बात सुन। तो दो प्रकार से इसे बांट रहे, अंतः स्थलीय जल परिवहन, अंतः स्थलीय लैंड पर, मतलब अंतर जल परिवहन, जो अंतः स्थलीय जल परिवहन, और यही पढ़ना हमें यहाँ। और एक आपका होगा बच्चे महासागरीय जल परिवहन, महासागरीय जल परिवहन। महासागरीय समझ रहे हो आप लोग। और वायु परिवहन तो पूरा एयर ट्रांसपोर्टेशन एयर में हो रहा है, इसको कहां बांटे हो, है ना। सुन रहे हो मेरी बात। और देखिएगा जरा यहाँ पे, आप देख रहे होंगे सर, ये जल परिवहन कैसे दो प्रकार का है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे थे बच्चे, अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि अंतः स्थल, मतलब जो भारत की सीमा के अंदर हो, और जो दूसरा मैंने कहा था जल परिवहन कहाँ पे, बाह्य महासागरीय। कि आपने देखा कि हमारे 13 बड़े बड़े बंदरगाह में आपको पढ़ाया हूं, बंदरगाह कहाँ होते हैं, तटों पर होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा कि सर यहाँ पे हमारा कांदला बंदरगाह है, पढ़ा था सर। यहाँ पे हमारा मुंबई बंदरगाह है, यहाँ पे नवासोहा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू वाला, यहाँ पे मारमा गोवा बंदरगाह है, यहीं पे न्यू मंगलुरु बंदरगाह है, यहीं पे कोची बंदरगाह है, अरब सागर की रानी। यहीं पे आपका कौन सा बंदरगाह था, तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन। यहीं पे आपका एन्नोर बंदरगाह है, सॉरी चेन्नई बंदरगाह, अरे बस। और यहीं पे आपका एन्नोर बंदरगाह है, यहीं पे विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया, हल्दिया हो गया, बोलो ना। अब जो ट्रांसपोर्टेशन माना, अगर भारत के अंदर यहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उद्योगों में, और उसे हमें जापान को भेजना है, उसे हमें अमेरिका को भेजना है, तो परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाए। तो उस सामान को माना अगर दिल्ली के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, या गुड़गांव जिसे कहते हैं, नोएडा के अंदर या इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से उस सामान को हम स्थल परिवहन के माध्यम से बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं, और बंदरगाहों के माध्यम से हम उसे अन्य देशों में समुद्री मार्गों के द्वारा क्या करते हैं, निर्यात करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब माना हम कोई चीज आयात कर रहे हैं, है ना, और माना हम आयात कर रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे इराक है या ईरान वगैरह वगैरह है, तो हम यहाँ से बच्चे समुद्री मार्गों से यहाँ पहुंचाते हैं, फिर बंदरगाहों के माध्यम से उतार करके उसे भारत के सीमा के अंदर लाते हैं। तो ये आपका बाह्य परिवहन हो गया, तो भारत की सीमा के बाहर विदेशों के साथ हो रहा महासागरीय, जो मैं कह रहा था, जल के अंदर, मतलब समझ लो मेरी बात। लेकिन एक मैंने कहा कि अंतः स्थलीय परिवहन जल में, और अंतः स्थलीय परिवहन की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पे अगर बात करें कि आपने देखा कि सर यहाँ पे गंगा नदी है, और गंगा नदी का ओरिजिन आपको नदी तंत्र पढ़ाया हूं मैंने, बांग्लादेश में जाती है गंगा नदी, ये उत्तराखंड से निकल रही थी, और आपने देखा कि गंगा नदी पर यहाँ पे देखिएगा, अगर एक बात करें, उत्तर प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे एक जगह है बच्चे जिसका नाम है प्रयागराज, इलाहाबाद, सुन रहे हो मेरी बात। और इलाहाबाद से लेकर के, प्रयागराज से लेकर के, और यहाँ ये हल्दिया बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह तो बच्चे ऊपर है, अंदर लैंड पर है बंदरगाह। तो यहां से आप देखिएगा प्रयागराज से लेकर के और हल्दिया तक, इलाहाबाद से लेकर के
हल्दिया तक गंगा नदी पर एक वाटरवे बना हुआ है और इसको हम भारत का NW1 नेशनल वाटरवे कहते हैं। भारत का नंबर 1 राष्ट्रीय जल मार्ग। जैसे हम नेशनल हाईवे नहीं पढ़ते हैं सड़क वाले में, वैसे जलीय मार्गों को भी नेशनल वाटरवे फर्स्ट, नेशनल वाटरवे 2। और भारत के अंदर लगभग अगर मैं बात करता हूं तो भारत के अंदर लगभग बच्चे 100+ नेशनल वाटरवे का निर्माण हो रहा है। लेकिन कितने बार 100 से ज्यादा हमारे यहाँ अभी राष्ट्रीय जलमार्ग बन रहे हैं, जिनमें से अभी जो फाइनल जो कार्य कर रहे हैं 5 या 6 नेशनल वाटरवे अभी और प्रस्तावित हैं। ठीक है ना, और हमें वो 5 ही 6 पढ़ने होते हैं जलीय मार्ग। ठीक है ना, बोले। अब यहाँ पे देखिए, ये आपने देखा कि सर यहाँ से एक नदी जा रही थी और ये नदी कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र। पढ़ा था आप लोगों ने नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश से आ गई, असम के सदिया में आ गई इधर, और ये चली गई बांग्लादेश। अब बताइए इधर का जो भी प्रोडक्शन, तो यहाँ देखिएगा ये सदिया है। कौन सा क्षेत्र हो गया ये? सदिया कहाँ पड़ता है? असम के अंदर बचे। और सदिया से लेकर के यहाँ पे असम के अंदर एक क्षेत्र और है जिसका नाम है धुबरी। सदिया से धुबरी तक यही भारत का नेशनल वाटरवे 2 हो गया। ये नाम दिया हुआ, जैसे नेशनल हाईवे 7 उत्तराखंड का सबसे लंबा है, नहीं 7 जो 58 था पहले, वो 7 हो चुका है बच्चे। सड़क मार्ग में सारे नेशनल हाईवे चेंज हो चुके हैं। कौन सा पुराना चल रहा है? नया चल रहा है 134, 34, 7 है ना, वो देखेंगे आपको सड़क मार्ग। तो इसी तरह से मैंने कहा कि ये देखिएगा ऐसे ही कई नदियों पर कैसे वाटरवे बने हुए, तो इनको कहते हैं अंतः सागरीय या अंतः स्थलीय जल मार्ग, मतलब है ना। तो वही तो हम बात कर रहे हैं बच्चे। मैंने कहा था कि अंतः स्थलीय जल मार्ग जो भारत की सीमा के अंदर है, और महासागरीय जल मार्ग जो मैंने कहा था बंदरगाहों से, जहां से विदेशों को हम समुद्री मार्गों से, महासागरों से क्या करते हैं, निर्यात करते हैं या आयात करते हैं, किसी भी वस्तु का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मतलब ठीक है ना। तो ये तो मैं अभी बता रहा। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं सर, रेल परिवहन क्या होता है और सड़क परिवहन क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम पहले इसको पढ़ लेते हैं बच्चे। किसको पढ़ते हैं? रेल ट्रांसपोर्टेशन को। मेन चीजें हम इसमें चर्चा करते हैं। समझ गए मेरी बात? बोलो, क्योंकि यही 2 मेन है बच्चे। ये ट्रांसपोर्टेशन में तो कुछ नहीं है, वायु हवाई अड्डे रटने हैं बस, है ना। कि राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बस यूके पेपर में नहीं आया था परसों? कहाँ है? भोपाल के। अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है ना, रामदास गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस तरह से कई सारे पूछे, सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले सड़क परिवहन में देखेंगे, सॉरी रेल परिवहन में। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना बच्चे, अगर हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान में ट्रांसपोर्टेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर जितना भी परिवहन है, उस परिवहन में अगर हम बात करते हैं तो जो सड़कों का जो योगदान है, रेलवे का जो योगदान है, सुने ना मेरी बात, तो सड़कों का ट्रांसपोर्टेशन में बच्चे अगर बात करें तो 84% योगदान ट्रांसपोर्टेशन में किसका है? सड़कों। वो चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, राज्य राजमार्ग हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे रूरल या ग्रामीण मतलब या अर्बन एरिया की सड़कें हो जो PMJSY के तहत बनाए जा रहे हैं, मतलब गांवों को जोड़ा जा रहा है, या डिस्ट्रिक्ट हाईवे की बात करें, जिला सड़कें होती हैं। अब अगर मैं एक चीज आपको बोलूं, आप मुझे बताना कि जिला सड़कें, नेशनल हाईवे या ग्रामीण सड़कें, मतलब ये इनकी पहचान कैसे करोगे आप जब सड़क पे चल रहे होंगे, तो आप कैसे बताओगे कि सर ये नेशनल हाईवे है? व्हाइट कलर। और अगर राज्य राजमार्ग हो तो ये भी ना पता है अभी, मतलब ना ये सर एग्जाम में आएगा नहीं आता है, बेसिक चीजें पता होना चाहिए ना। मानो मैं किसी सड़क पे चल रहा हूँ,
अब मुझे क्या पता, तुम्हें तो यही पता नहीं कि मैं नेशनल हाईवे पे हूँ या स्टेट हाईवे पे हूँ या डिस्ट्रिक्ट हाईवे पे हूँ या ग्रामीण पीएमजीएसवाई की ग्रामीण सड़कों पे हूँ। मतलब बोलो ना बच्चे, सुन लो मेरी बात। चलो अच्छी बात है, नहीं बता रहा है। ये चीजें भी मैं बताऊँ, किताब एग्जाम के लिए भी मैं बताऊँ और ये भी मैं बताऊँ। तो मैंने कहा था कि भारत की कुल यातायात में सड़कों का कितना योगदान कहा मैंने। अरे गधो, ऐसा होता है कि आपने देखे होंगे सड़क के किनारे पे जो बने हुए होते हैं ना, और इस तरह से बने होते हैं तो उसमें कलर होता है। याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि नेशनल हाईवे पर चल रहे हो, उसकी पहचान होती है बच्चे, पीला और सफेद रंग का होता है। सड़क किनारे पे या कहीं वो बोर्ड या वगैरह वगैरह पत्थर के वो नहीं बने होते इस तरह से, उस पर बच्चे अगर मैं बात करता हूँ, एक तो येलो कलर का होगा और व्हाइट कलर का होगा। बोलो ना, तो आप समझ जाएगा कि मैं नेशनल हाईवे पे चल रहा हूं। सुन लो, क्या पहचान है उनकी, येलो और व्हाइट। सुन लो ना, तुमने ज्यादा कौन सा कलर देखा, काला देखा होगा ना, व्हाइट और काला देखा होगा ना। तो व्हाइट और काला जब देखा होगा तो तुम समझ लो सर हम लोकल सड़कों पे ज्यादा चले हैं, है ना। तुम स्टेट हाईवे पे भी ना चले। अब कोई पुरोला का है और बोलेगा मैं पुरोला में घूमा सर उधर, तो वहां कहाँ से भाई नेशनल हाईवे और राजमार्ग, वहां तो है ही नहीं। हाँ, थोड़ा नौगांव तक जाओगे ना, उधर जरूर मिलेगा नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग, सॉरी स्टेट हाईवे वो। तो याद रखना कि जो नेशनल हाईवे होते हैं वो कैसे पहचान होती है उनकी, येलो कलर और व्हाइट कलर। सुन लो ना, अब याद रखोगे। लेकिन जो स्टेट हाईवे होता है बच्चे, ग्रीन और व्हाइट कलर। कैसा होगा, ये ग्रीन कलर और व्हाइट कलर होगा, मतलब बोलो ना। तो याद रखना, हरा और सफेद कलर, ये स्टेट हाईवे हो गए, राज्य राजमार्ग। सुन लो। और अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट हाईवे, तो काला और सफेद, जो तुम कह रहे हो हमने यही देखा बस, काला और सफेद। तो आप तो ये जिला सड़कें हो गए बच्चे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो गए। देखा है, नहीं देखा, है ना। तो याद रहेगा ना, काला सफेद, हरा सफेद, येलो सफेद, ये पहचान है, मतलब है। चलो छोड़ो, हम बात करते हैं आज रेल ट्रांसपोर्टेशन की, रेल परिवहन की मैं बात कर रहा हूँ। बोले ना, किस परिवहन की कर रहा हूँ। और मैंने कहा था कि भारत के कुल यातायात में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सड़कों का है। और मैंने कहा जो सड़कें हैं, इन सड़कों का योगदान भारत के यातायात में कितना प्रतिशत बोला मैंने, 84% इनका योगदान। लेकिन अगर बात करता हूं रेलवे, और रेलवे का जो योगदान है बच्चे, ये कितना परसेंट है, 8% योगदान रेलवे का है बच्चे। बोले कितना परसेंट है, 8%। और अगर मैं बात करता हूं वायु मार्ग, एयर ट्रांसपोर्टेशन के बच्चे, है ना, हवाई जहाज से यात्रा करना, मतलब है ना, जहाजों से। वायु मार्ग का अगर बात करता हूं तो कितना परसेंट बच्चे, 6%। और अगर बात करता हूं बच्चे कौन सा मार्ग है, जल मार्ग। अब कहाँ चलते हैं हम लोग जल मार्ग से, अब तो लोग जहाज से चलते हैं, अगर मुंबई जाना है या कहीं और जाना है, विदेश जाना है। अब थोड़ा जाएंगे प्रशांत महासागर से होकर के, वो तो वही थे कौन, वास्को डी गामा बेचारे जो आए, इन्होंने मार्ग बताया। और इसका योगदान बच्चे कितना परसेंट है, 2%। बोलो ना, हो रहा 100% हो रहा है इससे, क्या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, कंटिन्यू हो रहा है, तब होगा। तो मैंने क्या कहा, ये योगदान था। और यहाँ पे हम सबसे पहले स्थल परिवहन की जो मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा परिवहन होगा, रेल ट्रांसपोर्टेशन, रेल परिवहन। रेल ट्रांसपोर्टेशन या रेल परिवहन, ठीक है ना। अब देखिएगा रेल परिवहन, अगर हम रेलवे के डेवलपमेंट की बात करते हैं, रेलवे के विकास की बात करते हैं, तो ये आपको पता ही है कि सर भारतीय रेलवे अंग्रेजों की देन है। क्या भारतीयों की देन है, जय करो डलहौजी की, जिसने वो रेल दी यहाँ पे। तो याद रखना, भारतीय रेलवे का जो योगदान है बच्चे, किसकी देन है, ये अंग्रेजों की देन है, ये ब्रिटिशों की देन है बच्चे, अंग्रेजों की देन, अंग्रेजों की देन। क्योंकि ये अंग्रेजों की देन इसलिए है क्योंकि आपने देखा
कि भारतीय रेलवे अगर मैं बात करता हूं, आज भारतीय रेलवे देश के यातायात संगठनों में अगर मैं बात करता हूं तो भारत का एक प्रमुख संगठन है भारतीय रेलवे। और याद रखना, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की अगर बात करें, भारतीय रेलवे का जो जनक माना जाता है, भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। कौन भारतीय रेलवे का जनक है? डलहौजी को बच्चे रेलवे का फादर या जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में रेलवे की शुरुआत सबसे पहले 1853 आर्य बस 1853 में, याद रखना ये अप्रैल की बात है बच्चे, कौन सी डेट थी? 16 अप्रैल। तो याद रखना 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो रेलवे की शुरुआत की गई थी और भारत में पहली रेल संचालित की गई थी, और ये 34 किलोमीटर लंबी दूरी तय की इसने। कितना किलोमीटर? और ये 34 किलोमीटर मुंबई से लेकर के थाने के बीच चलाई गई। मुंबई से थाने, महाराष्ट्र के अंदर है बच्चे, थाने भी है ना, थाने। तो बताइए भारत की पहली रेल कब संचालित की गई थी? किसने संचालित की थी? तो किसे भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में प्रथम रेलगाड़ी 34 किलोमीटर कहां से? मुंबई से थाने के बीच में क्या की गई थी बच्चे? संचालित की गई थी। बोले ना। दूसरी रेल 1854 में ही, 15 अगस्त 1854 में कोलकाता में जो हावड़ा है, हावड़ा से लेकर हुगली तक चलाई गई। तो भारत की दूसरी रेल की अगर मैं बात करता हूं, भारत की दूसरी रेल हावड़ा से लेकर के हुगली तक, हावड़ा से लेकर हुगली तक संचालित की गई थी, और ये की गई थी 15 अगस्त 1854 को। ये मत कहना सर उस समय हम 15 अगस्त में मना रहे थे उसे। 1854 में तो स्वतंत्र नहीं हुए थे, कैसे मना रहे थे 15 अगस्त? मैं सोच रहा हूँ कि 15 अगस्त में मना रहे थे, रेल भी चला दिए। 1800 की बात हो रही है। तो याद रखना कि भारत की दूसरी रेल कब संचालित की गई थी? 15 अगस्त 1854 को। कहां से कहां तक? हावड़ा से हुगली तक चलाया गया था बच्चे। तो ये भी आपको क्या रखना है। और याद रखना, भारतीय रेलवे की अगर मैं बात करता हूं, विश्व में भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे बच्चे अगर बात करें तो भारतीय रेलवे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे है। बोले तो भारतीय रेलवे अगर बात करें तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे होगी। बोलो ना। मैंने क्या कहा कि जो इंडियन रेलवे है, ये अगर मैं बात करता हूं एशिया में, तो एशिया की बच्चे कौन सी है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रेलवे है। और अगर बात करता हूं बच्चे पूरे वर्ल्ड में, 7 महाद्वीपों में, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे होगी। बोलो। तो भारतीय रेलवे विश्व के कौन से नंबर पर है? क्योंकि हमसे आगे बच्चे यूएसए और चाइना। क्योंकि एशिया में मैं बात करूं दूसरे नंबर पर चाइना हमसे आगे है रेलवे। सुन रहे हो? दूसरे नंबर पर एशिया महाद्वीप में भारत है, तो चाइना भी तो एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो इसलिए मैंने कहा कि एशिया की दूसरे नंबर की और विश्व की कौन से नंबर का सबसे बड़ा रेलवे भारत का है, तीसरे नंबर का। क्योंकि हमसे आगे एक तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का अमेरिका आगे है नंबर 1, फिर चाइना है, फिर तीसरे नंबर पर भारत है। विश्व में मैं बात कर रहा हूं। बोले समझ गए। लेकिन ध्यान देना, जो रेलवे है, रेलवे की अगर मैं बात करता हूं तो रेलवे संघ सूची का विषय हो गया। कौन से सूची का विषय है? सेंट्रल लिस्ट का विषय है बच्चे रेलवे। बोलो। रेलवे की सूची का विषय है। मतलब ये क्या होता है? रेलवे भारत सरकार के अधीन है। मतलब रेलवे को लेकर के जो भी कानून बनाते हैं वो कौन बनाएगी? हमारी संसद बनाती है। क्योंकि सेंट्रल लिस्ट आपने 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी पॉलिटी में। 7th शेड्यूल जो है उसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्टें होती है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अगर बात करें तो रेलवे संघ सूची के अंतर्गत है। संघ सूची के अंतर्गत ऐसे विषय रखे जाते हैं
जिन पर कानून बनाने का अधिकार है, दायित्व तो किसका है? केंद्र सरकार का, या संघ का, या संसद का, पार्लियामेंट का है ना? तो रेलवे की सूची के अंतर्गत आएगा, संघ सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मतलब सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय रेलवे का संचालन कौन करता है? भारतीय रेलवे का संचालन सेंटर करती है बच्चे, केंद्र करता है। कौन करता है? केंद्र करता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि भारतीय रेलवे का संचालन तो केंद्र कर रहा है, क्योंकि रेलवे संघ सूची का विषय है। लेकिन अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे कि गुरुजी रेलवे पुलिस कहाँ है, फिर तो याद रखना जो रेलवे पुलिस होगी ना, ये राज्य सूची का विषय होगा। तो गलती मत कर देना, रेलवे की सूची का विषय होगा, ये स्टेट लिस्ट का विषय है बच्चे, राज्य सूची का विषय होगा ये। तो रेलवे विषय, रेलवे पुलिस की सूची का विषय हो गया है, बिल्कुल। लेकिन जब रेल चली थी, रेल की शुरुआत की गई थी, तो आपने देखा होगा बच्चे किसके द्वारा उसके लिए फ्यूल का काम क्या किया जाता था? कोयला, है ना? लेकिन आज कहाँ रहा कोयले से चलने वाली ट्रेनें? अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेनें ज्यादा आ गई हैं, बोलो ना। और भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, विद्युत ट्रेन कब संचालित की गई? लाइट से चलने वाली। तो भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी, और मुंबई से कुर्ला के बीच। भारत की पहली विद्युत ट्रेन, भारत की पहली विद्युत ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, विद्युत ट्रेन अगर हम बात करते हैं तो ये चलाई गई थी बच्चे, भारत की पहली विद्युत रेलवे 3 फरवरी 1925। 3 फरवरी 1925। और 3 फरवरी 1925 से कहां तक ये चलाई गई थी? मुंबई से लेकर के और वहीं पड़ता है बच्चे कुर्ला, उसके बीच में पहली भारत की विद्युत ट्रेन संचालित की गई थी। बोलो कब की गई थी? 1925 में, है ना, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। क्योंकि इससे पहले हमें ज्यादातर क्या बच्चे कोयले द्वारा मतलब ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक। लेकिन अगर बात करते हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया, या भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, मतलब रेलवे को संचालित करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, मतलब अरे बस। तो कई बार पूछा जाता है कि सर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, तो याद रखना भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को हुई थी, है ना। एक रेलवे बोर्ड बनाया गया। और भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन अगर पूछता, राष्ट्रीयकरण, तो 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सुनो ना, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बिल्कुल, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोले ना, ठीक है। और जो भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन तो किया गया 1950 में, और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई 1905 में, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी न्यू दिल्ली के अंदर। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। और ये भी आपको ध्यान रखना बच्चे कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, कब है ना। बोलिए, बोलो भाई। अब देखेगा, अंग्रेजों ने भारत में रेल दी, और आज आप देखते हैं कि रेलवे का बहुत ही ज्यादा स्तर और बड़े स्तर पर भारत में डेवलपमेंट किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। अब यहां पे देखिएगा, आपने देखा होगा बच्चे, मेरे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112, और 112 में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरे जिसे हम सामान्य रूप से बजट कहते हैं। केंद्र सरकार का बजट कौन से आर्टिकल में है? क्या मेरे संविधान में बजट लिखा हुआ है?
क्या लिखा हुआ इसकी जगह? वार्षिक वित्तीय विवरण। सुन रहे ना मेरे? तो यहाँ पे ध्यान देना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में है, और ये तो संविधान लागू होने के बाद। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना बच्चे कि भारत में जब भी ब्रिटिश काल से ही बजट प्रस्तुत रखा जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। ये तो आजादी के बाद संविधान जब बनाया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में 112 में उल्लेख किया गया है। लेकिन बजट या जो भी आय और व्यय का कितना हमने प्राप्त किया, कितना खर्च कर रहे हैं, उसका पूरा हिसाब किताब जो होता है वही वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। और इसका लेखा जोखा का जो हिसाब है उसी को बजट कहते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? तो ये तो ब्रिटिश काल से ही खर्च बना रहे थे ना, अंग्रेजों के टाइम से ही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, याद रखना बच्चे, एक रेल बजट की शुरुआत की गई थी बच्चे। कौन से बजट की शुरुआत की गई थी? रेल बजट की शुरुआत हुई थी। सुन लेना मेरी बात, क्योंकि पहले एक ही बजट प्रस्तुत होता था देश में, ब्रिटिश काल में पूरा एक ही, भारत का एक ही बजट प्रस्तुत होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि 1921 की बात है, और 1921 में एक समिति का गठन किया गया था, विलियम अकवर्थ समिति। कौन सी समिति है? विलियम अकवर्थ या अपवर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। विलियम अकवर्थ समिति का गठन किया गया था 1921 में। ये ब्रिटिश सरकार के टाइम की बात कर रहा हूँ, 1921 की बात कर रहा हूँ। हम आजादी तो 47 में हुए थे ना। और 1921 में विलियम अकवर्थ की समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया कि बताए बोल हमें रेलवे के बारे में कुछ सिफारिशें दो, बल हम मांग रहे हैं उनसे, बताइए क्या होना चाहिए। और इस समिति ने क्या किया बच्चे, विलियम अकवर्थ समिति ने जब अपनी सिफारिशें दी, इस समिति ने अपनी सिफारिश 1924 में दी, और इसी समिति की सिफारिश पर जो आम बजट प्रस्तुत होता था पहले, एक पब्लिक बजट मतलब पूरा, ये समिति ने कहा कि देखिए आम बजट से, पब्लिक बजट से रेल बजट को क्या करो, अलग करो। समझो ना? मतलब पहले एक ही बजट प्रस्तुत होता था, लेकिन 1924-25 का जो बजट बना पहली बार, और पहली बार जब 1924-25 का बजट बना, तो रेल बजट को क्या कर दिया गया, अलग से प्रस्तुत किया गया, अलग से प्रस्तुत होता है। तो बताइए किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? किस समिति की? विलियम अकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग करें। मतलब आम बजट को फाइनेंस मिनिस्टर जारी करेगा, प्रस्तुत करेगा, और रेल बजट को रेल मंत्री प्रस्तुत करेगा। मतलब ठीक है ना, अलग अलग बजट बनेंगे, समझ गए? लेकिन 1925 से 24-25 से लेकर के रेल बजट, आम बजट अलग अलग प्रस्तुत हो रहे थे। और आपने देखा कि जब देश स्वतंत्र हुआ या स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार का एक मंत्रिमंडल बना था, मंत्री परिषद बने थे, याद है? 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के आगमन के बाद भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी। और उस अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री बने थे, लियाकत अली। और याद रखना, अंतरिम बजट, भारत का पहला अंतरिम बजट मतलब 1946 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना, जो वित्त मंत्री उस समय था, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें वित्त मंत्री के द्वारा बच्चे पहला बजट क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया। ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र कब हुआ था? 1947। और 1947 में भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम सेठ। आर्य बताओ, स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने, या भारत का पहला वित्त मंत्री। आज कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ था, और स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल भी मैंने आपको लिखाया। पहले कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर, उद्योग मंत्री जॉन मथाई थे ना। तो याद रह सकना कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? षणमुखम सेठी, क्योंकि यही इस समय क्या थे, वित्त मंत्री के पद पर काम कर रहे थे। लेकिन 1950 में भारत क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। और गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 के बाद, ये गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया था सदन के अंदर, क्योंकि जॉन मथाई इस समय गणतंत्र भारत के दौरान क्या थे? वित्त मंत्री के पद पर।
क्योंकि आज भी देश के प्रत्येक साल जो संसद के अंदर जो बजट प्रस्तुत होता है, आज कौन प्रस्तुत करता है बच्चों से? फाइनेंस मिनिस्टर करती है ना, बोले वित्त मंत्री करता है। लेकिन आज तक अगर हम बात करें कि अभी तक भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई जी को जाता है। अभी तक जितने भी बजट प्रस्तुत हुए हैं वित्त मंत्रियों के द्वारा और किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा, लेकिन 10 बार सबसे ज्यादा बार अभी तक मोरारजी देसाई जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। तो मोरारजी देसाई जी ने कितने बार बजट प्रस्तुत किया? 10 बार बजट प्रस्तुत किया। मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ा रखा है बच्चे, बजट अच्छे से पूरा कहानी बता रखी बजट की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत कर दिया। और देखिए 1924-25 से भारत में बजट जब भी प्रस्तुत होता था, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो अलग अलग दो हिस्सों में बच्चे, रेल बजट अलग से और एक पूरा बजट देश के लिए आम बजट अलग से प्रस्तुत होता है। और रेल बजट को प्रस्तुत करता था कौन? रेल मंत्री। बोले भाई, रेल मंत्री। और आम बजट को प्रस्तुत करता था कौन? भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। बोलिए। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, लेकिन ये बजट तब से प्रस्तुत हो रहा था, रेल बजट अलग से। लेकिन क्या हो जाता है कि अगर हम बात करें कि आगे चल करके कंटिन्यू हो, ये 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने क्या कर दिया, 2017 का जब बजट प्रस्तुत होना था, सुने ना मेरी बात, और जो विलियम अकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से क्या किया था, अलग हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक समिति बनाई गई थी बच्चे, और विवेक देवराय समिति। कौन सी समिति है? याद रखना, विवेक देवराय। और विवेक देवराय समिति ने भारत सरकार को क्या दे दी बच्चे? सिफारिश दे दी मोदी सरकार को। और इस विवेक देवराय समिति ने क्या कहा? इसने कहा कि जो रेल बजट और आम बजट अलग अलग बनाए जा रहे हैं, अलग अलग से प्रस्तुत हो रहे हैं, अरे इन दोनों को मर्ज कर दो, बोलो अलग अलग से कोई जरूरत नहीं है। सुन लो मेरी बात। और याद रखना, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को 2017-18 में आम बजट में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। बच्चे देखिए, अब कोई 17 के बाद कोई भी आम बजट प्रस्तुत, अलग से रेल बजट का प्रस्तुतिकरण नहीं होता है। समझ गए ना। तो 1924 से लेकर के और 2016 तक रेल बजट अलग से, आम बजट अलग से प्रस्तुत होते थे। लेकिन 2017 में दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया है बच्चे। तो किस समिति ने सिफारिश दी थी और क्यों मिलाया गया होगा? क्यों मिलाया गया? अरे खर्चा ज्यादा हो रहा था और इनकम कम हो रही थी। मतलब ये अलग करने का मतलब क्या था उसमें? ये अलग करने का मतलब था कि अगर रेलवे पे 100 रुपए क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, रेलवे पे अगर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो रेलवे के द्वारा भारत सरकार को जो प्राप्ति, माना मैं बात कर रहा हूं 98 रुपए प्राप्ति हो रही थी। तो कितनी बड़ी बात। अगर देखो पूरा तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी 98 रुपए हमें इनकम भी आ रहा उससे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया? अलग से प्रस्तुत कर दिया। मैंने कहा कि अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो भारत सरकार को प्राप्ति कितनी हो रही थी? 98। लेकिन आज धीरे धीरे, उस समय रेलवे के द्वारा काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह बहुत सारा था अंग्रेजों के टाइम पर, है ना।
लेकिन आज धीरे धीरे आज रेलवे के द्वारा ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन घटा है, मतलब यातायात घटा है, ऐसा नहीं। लेकिन आज अगर मैं बात करता हूँ, इस समिति ने इसलिए सिफारिश दी है कि आज अगर हम रेलवे पर बल 2017 की बात करें, अगर 100 रुपए हम रेलवे पर क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो हमें इनकम तो बच्चे 98 रुपए खर्च कर रहे हैं, 2 रुपए मतलब हमें आज प्राप्ति हो रही है। उस समय तो 98 प्राप्ति हो रही थी, बोले ना, अरे 100 खर्च कर रहे हैं तो 98 हमें प्राप्त हो रहा था, मतलब उससे इनकम भी मिल रहा था। लेकिन आज अगर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो मात्र 2 रुपए ही प्राप्ति हो रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब बहुत कम प्राप्ति हो रही है। मतलब तो इसलिए कहा सरकार ने कि क्यों अलग से बजट बनाना रेलवे का, अरे आम बजट ही में रख दो ना, एक ही बजट पूरे देश के लिए बनेगा, रेलवे भी उसी में शामिल कर दो बस। अलग से बजट बनाने की जरूरत नहीं है मतलब इसके लिए, क्यों आज से कोई ज्यादा प्राप्ति भी नहीं हो रही। मतलब इससे बोलो, आज को देखे ना, रेलवे बनाने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन कितने साल हो गए अभी तक बिना बनी हो। पहाड़ों में कहाँ चलेगी रेल, तो 47 में आजाद हो गए ना, अंग्रेज 10-1 साल और रहते हैं तो मसूरी भी रेल पहुंच जाती है, ऊपर भी रेल चले जाती है ना, देहरादून तक तो पहुंचा ही दिया था। जब तक आगे ले जाते तब तक देश स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज चल दिए तो कहां से आते। अरे आप खुद देखो ना कि कल संसद भवन के अंदर क्या स्थिति थी, देखा? काम कुछ नहीं, अंदर गए देखने की, दर्शक दीर्घा में बैठे और कूद गए। देखो ना, दिमाग देखो, पिटाई ऐसी हुई ना, याद रहेगा कि कैसे कुटाई हुई थी। पुलिस वालों तो मारा मारा, बस सांसदों ने कूटा अंदर उनसे, बढ़िया हुई थी। जूतों के अंदर स्प्रे ले जा रहे हैं, नहीं ले गए। 13 दिसंबर और 13 दिसंबर 2023 और 13 दिसंबर 2001, वही 13 दिसंबर 2001 की मैं बात कर रहा हूं जिस दिन 5 आतंकवादी संसद भवन के अंदर घुसे थे, लेकिन एक भी सांसद नहीं मरा। मरे कौन? हमारे सुरक्षा कर्मी। 9 पुलिस जवानों की हत्या हो गई, 9 पुलिस जवान मरे, लेकिन वो 5 आतंकवादी भी खत्म कर दिए, कोई बाहर नहीं निकल दिए, नहीं मरे थे। और देखो ना, डेट भी क्या उन्होंने कितनी बढ़िया ढूंढी, कल आज ही पूछने पर उनके दिमाग में आया, गए तो दर्शक दीर्घा में, चलो कूद जाते हैं। होते ना कोई शरारती दिमाग के जैसे लड़के नहीं होते, क्या होता है जरा देखते हैं। सही कह रहा हूं मैं, वही किया उन्होंने भी, नहीं किया। कल नितिन गडकरी सबसे पहले ट्वीट करा, देखिए आज तो हम क्या 13 दिसंबर 2001 में, अरे जो 9 पुलिस जवान की हत्या मारे गए थे आतंकवादियों के द्वारा वहां पे, मतलब उस समय मुठभेड़ हो गए ना आपस में, उनमें एक महिला थी, बच्चे सबसे पहले एक महिला, क्या नाम था, नेरजा या कमला को ऐसे नाम था। उसने सिर्फ एक किया, जैसे अंदर आतंकवादी घुसे ना, एम्बेसडर में आए थे संसद भवन के अंदर, पुराना संसद भवन था उसमें, और जैसे अंदर एंट्री कर रहे वैसे ही उसने देखा, उसे मतलब पहले आए एम्बेसडर में आए, उन्होंने सोचा कोई मंत्री नेता सांसद आए होंगे, लेकिन वो जैसे अंदर घुसे तो उसको डाउट हो गया था। उस महिला ने देखा था, पुलिस कांस्टेबल थी बच्चे, उसने देखा, उसने तुरंत फोन कर दिया कि यहाँ पे आतंकवादी, उनको डाउट हो गया था आतंकवादी घुसे। आतंकवादियों को पता चला, 5 को, यार इससे पता चल गया हल्ला कर रही है, उसको गोली मार दी, उसको वहीं खत्म कर दिया। अंदर घुस गए संसद भवन के अंदर, अंदर तो पता ही है फिर अंदर जाते हैं तो, है ना। और वो संसद भवन ये वाला नहीं, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। या तो कल मैं देख रहा था जब दर्शक दीर्घा बता रहे थे कि यहाँ से कूदे बोलो, वहां से तो हर कोई कूद लेता। तो ब्रिटिश कालीन जो हर्बर्ट ब्रेकर और लुटियंस के द्वारा जो संसद भवन का निर्माण किया गया 1927 वाला, जिसे छोड़ा आजकल, है ना, उस संसद भवन में दर्शक दीर्घा ऊपर होती थी, ये चारों ओर नीचे सांसद होते थे। इतना ऊंचाई से कूदना, टांगे टूट जाती, लेकिन वहां ऐसे बना रखा था तो कूदना ही नया संसद भवन है। भारतीयों का दिमाग अच्छा है, ऐसा नहीं है, बहुत पैसा खर्च हुआ हमारा, लेकिन अंग्रेजों ने देखा नहीं, उन्होंने बनाया ऐसे होगा, नहीं बनाया ब्रिटिशों ने। उन्होंने कहा हाँ तो भगत सिंह जैसे लोग हैं, ये तो कुछ भी कर दे, इनको ऊपर रखो, जरूरत पड़े कभी।
और कलर स्प्रे ले गए, है ना, जूतों के अंदर, तब निकाल रहे हैं। उनको ये भी पता था कि अब मार तो पड़ेगी भयंकर, पुलिस भी कूटेगी, लेकिन फिर भी ऐसे शरारती होते हैं कई लोग। लखनऊ के 3 लोग थे, एक बाहर ही कलर स्प्रे उड़ा रहा था बाहर, 2 अंदर आए थे। 45 मिनट का पास मिला था मात्र दर्शक दीर्घा में बैठने का पास थे उनके पास, ऐसा नहीं है। 45 मिनट के बाद 2 घंटे हो गए उनको अंदर ही। अरे भाई क्यों? अब जितने भी सुरक्षा एजेंसी है ना, सबकी खाट खड़ी हो जाएगी, नौकरियों से घर बैठ जाएंगे सब लोग कि कैसे आए, तुमने चेकिंग क्यों नहीं की। और जूतों की चेकिंग नहीं होती थी आज तक, मैंने देखा है, मैं जा रखा हूँ, क्यों मैं पुराने संसद भवन में मैं जा रखा हूँ, हमारी भी चेकिंग हुई, हम भी अंदर दर्शक दीर्घा में बैठे थे, लेकिन जूते नहीं। और आपको एक भी कलम नहीं ले जाने देते, सिर्फ आपके जेब में नोट ले जा सकते हो, तो पैसा है अपना, और एक भी खाली कागज भी नहीं ले जा सकते कि लिखूंगा मैं वहां पे, कुछ पेन ले जाने को। इतनी चेकिंग होती है, लेकिन उनकी चेकिंग नहीं हुई। मतलब हमारे सुरक्षा एजेंसियां कहाँ गए एलआई वाले? वो उत्तराखंड का पेपर आता है, उससे पहले फोन आ जाते हैं कि हाँ कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं। हमें तो एलआई वालों का फोन डेली, मैं सही कह रहा हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ 3-4 जगह, मेरे को डेली सब जगह से फोन, शिखर में भी है, यहाँ भी है, और मेरे पे सब करते होंगे। पेपर लीक तो नहीं करेगा? अरे पेपर लीक करता, अपना सिलेक्शन लेता। कल फोन आ गया फिर एलआई वालों का, हाँ वो घूम रहे जब से धांधली धुंधली नहीं हुई तब से पूरा रिकॉर्ड ले जा रहे हैं हमारा। मैंने कहा ले जा रहा, और फोन भी सर्विलांस पर होते हैं हमारे, हम ये बात भी नहीं कर सकते कि यार हमारा पेपर वहां पे हो रहा है, क्या करना है। वो गए, इसलिए तो हमारा पूरा एड्रेस ले जाते हैं, सारी फैकल्टी जितने भी करणपुर के अंदर पढ़ा रहे हैं। और मेरा नाम तो जरूर देखिए, मुझे यार 3 जगह इसी का नाम आ रहा है, जगह जगह भागता पढ़ाने। ठीक है ना, बोलो ना। तो ये हम बात कर रहे थे। तो रेलवे बजट को आम बजट में शामिल किया गया है कब? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। अब कोई रेल बजट अलग से प्रस्तुत नहीं होता है। और यार ना बजट कब प्रस्तुत होता है मैंने आपको बताया। पहले तो बच्चे ब्रिटिश काल में जब बजट प्रस्तुत होता था, ब्रिटिश का आजादी के बाद भी रात को बजट प्रस्तुत होता था 5 बजे के बाद, नजर न लग जाए किसी का। रात को बजट संसद भवन में प्रस्तुत होता था, वो तो बाद में ऐसी प्रथा बना दी, नहीं दिन में बजट प्रस्तुत होगा। वो इकोनॉमिक्स में जब मैं पढ़ाऊंगा, फैक्ट है, फालतू फैक्ट है, आज से आता नहीं है, लेकिन पहले पूछे जाते थे क्वेश्चन। किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में बजट को दिन के समय प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू की गई है? किस वित्त मंत्री ने बजट को हिंदी में पहली बार प्रस्तुत किया? पहले अंग्रेजी में ही होता था, अब हिंदी में भी प्रस्तुत किया गया। तो सब प्रथाएं तोड़ी गई है। लेकिन ये बजट प्रस्तुत जो होता था बच्चे, ये दिसंबर तो सॉरी फरवरी, बोले फरवरी नहीं, पहले होता था मार्च लास्ट में, सुनना मेरी बात। लेकिन ये अभी 2017-18 के बजट में मोदी जी ने कहा लास्ट में नहीं, बताओ बजट को मार्च में नहीं, मार्च के बाद क्यों? अप्रैल से तो नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है भारत का, 1 महीने में क्या तो करोगे। तो इसीलिए ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो फरवरी कर दिया गया। 1 फरवरी को आज भारत में क्या होता है? भारत का बजट प्रस्तुतिकरण होता है। 12 ना फरवरी, देखना उस दिन निर्मला सीतारमण की पोथी चलेगी। अब तो पोथी भी नहीं चलती, अब तो पेपरलेस बजट चलती है, डिजिटल बजट प्रस्तुत होता है, लैपटॉप ले जाते हैं, उससे से पढ़ लेती है मैडम। तो वही हम बात कर रहे हैं। अब देखिएगा रेलवे जो ट्रैक होता है, ट्रैक जानते हो, लाइन, और रेलवे लाइन की अगर मैं बात करता हूं, ये होती है ना पटरियां इस तरह से, और इन पटरियों के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम कहते हैं गेज। क्या कहते हैं? गेज। बोलो बच्चे क्या कहते हैं सर? गेज। मतलब जो पटरियां होती है उन पटरियों के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसी को हम क्या कह रहे हैं? गेज के नाम से जाना जाता है। तो रेल गेज किसी रेलवे लाइन के 2 पटरियों के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है। और ध्यान रखना, अगर आप हिमाचल कालका शिमला रेलवे लाइन पे जाओगे तो वहां पे क्या 50 डिब्बों वाली और 40 डिब्बों वाली रेल चलती होगी? अरे पलट जाएगी रे, है ना, पहाड़ी क्षेत्र है। सुन रहे ना, या नीलगिरी रेलवे लाइन की बात करता हूँ तमिलनाडु में, पहाड़ी क्षेत्रों में,
तो इसलिए याद रखना छोटे छोटी रेलवे होती है। और याद रखना रेलवे गेज को, समझ रहे ना गेज क्या होता है? रेलवे गेज को 3 प्रकार में बांटा जाता है। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के क्वेश्चन बनता है। और 3 प्रकार के, एक होता है ब्रॉड गेज, ब्रॉड में बड़ा, बोलो ना। एक होता है मीटर गेज, कौन सा गेज? मीटर गेज। और तीसरा होता है नैरो गेज, नैरो गेज। सुन रहे ना मेरी बात? और गेज का मतलब मैंने क्या कहा? 2 पटरियों के बीच की दूरी। अब जहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेनें होती है वहां पे तो काफी चौड़ी पटरियां होती होगी, और जहाँ छोटी छोटी होती होगी वहां पे पटरियां सांकड़ी होती होगी। तो ब्रॉड गेज जहां पे 2 पटरियों के या 2 लाइनों की, इन पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर, मतलब लगभग 1.5 मीटर से ज्यादा गेज पटरियों के बीच की दूरी है। मतलब तो ब्रॉड गेज में कितने डिस्टेंस होती है? 1.676 मीटर, मतलब लगभग 1.5 मीटर से ज्यादा जहाँ पे डिस्टेंस होगी। बड़ी बड़ी ट्रेनें जहाँ पे चलती है, जैसे मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, बोलो ना। और दूसरा कौन सा? मीटर गेज। मीटर गेज का मतलब जहाँ पे 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, नाम से पता चलता है मीटर गेज मतलब। आज मैं समझ। और तीसरा आपका होगा बच्चे नैरो गेज। और जो नैरो गेज है, ये अगर हम बात करते हैं नैरो गेज, तो 0.61, देखो ना, आधा मीटर भी से थोड़ा ज्यादा है, 610 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, मतलब 0.6110 से लेकर के 0. कितना? 762 मीटर। देखो 1 मीटर भी ना है बच्चे पूरा। यही आपकी जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो ट्रेनें चलते हैं, जैसे शिमला कालका रेलवे लाइन जो है, या नीलगिरी रेलवे लाइन है पर्वतीय माउंटेनिंग एरिया में, तो उनकी रेलवे गेज की दूरी कितनी होती होगी? बहुत कम, क्योंकि छोटे डिब्बों वाली छोटी ट्रेनें चलती है। मतलब वहां पे बड़े बड़े डिब्बों वाली नहीं, और बड़ी ट्रेनें नहीं चलती, क्योंकि पलट नहीं जाएगी फिर, इसलिए वहां पे छोटे डिब्बों वाली छोटी रेलवे पटरी ट्रैक बने होते हैं, मतलब। और जो बड़े बड़े जहां पे चलते हैं वहां पे और ज्यादा कितने बड़े होते हैं, 1.5 मीटर, जो मैंने कहा ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज, बोले ना, समझ गए ना? तो रेलवे गेज समझ गए कितने प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे लाइन, बिल्कुल, विश्व का सबसे लंबा रेलवे लाइन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे लाइन की अगर मैं बात करता हूं, लंबा, यह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो बोले विश्व का सबसे लंबा रेलवे कौन सा हो गया? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। और एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग कहाँ है? रसिया में। कहाँ है? रसिया में बच्चे। ये सोवियत संघ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो रसिया देखोगे ना, तो ये पूरा बच्चे यहाँ पे प्रशांत महासागर है ना, यहाँ से लेकर के ये पूरा इस तरह से रेलवे मार्ग रसिया के अंदर पूरा फैला हुआ, क्योंकि एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पूरे रसिया के अंदर बच्चे लगभग। और ये बना हुआ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो मॉस्को के लेनिनग्राड से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक है। मतलब ये व्लादिवोस्टोक और व्लादिवोस्टोक बच्चे रसिया का, जैसे यहाँ पे है प्रशांत महासागर के तट पर है, और यहां से सीधे चले जाता है ये और मॉस्को तक। कौन सा? मॉस्को, या जिसे मॉस्को में लेनिनग्राड, ये इतना तक इतनी दूरी तय करती है। सबसे लंबी रेलवे लाइन मतलब भारत, विश्व की, बोले ना, लगभग 9,438 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा रेलवे ट्रैक है ये। तो विश्व का है भाई, भारत का नहीं। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा हो गया बच्चे? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहां से कहां तक है? रशिया में है पूरा, व्लादिवोस्टोक से लेकर के और कहां तक है?
मॉस्को के लेनिनग्राड तक बच्चे फैला हुआ। रशिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को के अंदर है ना। तो पूरे रशिया में 9,400 कुछ किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग बोले। लेकिन अगर बात करते हैं विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे मार्ग, ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। और देखिएगा ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, आप नॉर्थ अमेरिका देखोगे ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो जो कनाडा है, कनाडा के अटलांटिक महासागर से यहां से लेकर और यूं आता प्रशांत महासागर तक नॉर्थ अमेरिका में, और ये आता हैलिफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक। कहां से कहां तक होगा ये मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पे है ना। हैलिफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक। बोलो बच्चे, ये भारत का विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है, वो रेलवे लाइन है, और ये कनाडा में है ना। कहां से कहां तक? हैलिफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक, जो पार्ट है ना वहां पे, ठीक है ना। तो ये ध्यान देगा। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक, और दूसरा हम बोले थे कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और आपका दूसरा आपका कौन सा हो गया? ट्रांस कैनेडियन रेलवे मार्ग हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आती? बोले बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, भारत में रेलवे जोन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे जोनों की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, रेलवे जोन, और रेलवे जोन की बात करें, इसका नोट्स मत मांगना मेरे से, ट्रांसपोर्टेशन का नोट्स दे दो, नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, लिखते रहो। 17 के बाद बात करना, मैं 17 तक मैसेज मत करना कोई सर ट्रांसपोर्टेशन का रेलवे दे दो। सुन रहे हो मेरी बात? तो मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये तो अपडेट करना पड़ता है ना, फैक्ट लिखने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा याद नहीं रहते, किलोमीटर मीटर ये चीजें ना। भेजूंगा 17 के बाद, ठीक है। रेलवे जोन की मैं बात कर रहा हूं। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है बच्चे। कितने रेलवे जोन है? 18। और आप मुझे बताइएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे नवीनतम रेलवे जोन 18वां विशाखापट्टनम के अंदर। बोले 18वां, टोटल 18 है, लेकिन 18वां कहां पे है? विशाखापट्टनम। ये आता है बच्चे, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, ये विशाखापट्टनम के अंदर है बच्चे। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो उत्तर रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन, सुन रहे हैं मेरी बात? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा हो गया? सबसे बड़ा रेलवे जोन, सबसे बड़ा रेलवे, जो 18 जोन है ना, इनमें से सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा हो गया? उत्तरी रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे जोन। और उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली। ये तो सबसे बड़ा है, बोलो रे। तो न्यू दिल्ली जो है, यही भारत का सबसे बड़ा क्या है बच्चे? रेलवे जोन हो गया। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा हो गया? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बता उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर उत्तरी रेलवे का क्या है बच्चे? मुख्यालय हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यही भारत का सबसे बड़ा रेलवे है बच्चे। आप कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? नॉर्थर्न रेलवे के अंतर्गत आ रहे हैं, उत्तराखंड। बोलो। अब देखिएगा 18 जोन है, और आपसे कई बार पूछा जाता है कि बताइए उत्तर रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, सीमांत रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ मारना तुक्का। तो इसे याद करना है, याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे इसे रखना है। 18 जोन याद करो, 12-13 ऐसे करेंगे, 3-4 ऐसे याद हो जाएंगे।
देखिएगा आप डायरेक्शन तो पढ़ते होंगे रीजनिंग में, और रीजनिंग में डायरेक्शन जो पढ़ते हैं, ये आपका हो गया बच्चे कौन सा? उत्तर। ये कौन सा हो गया? दक्षिण। ये कौन सा हो गया? पश्चिम। ये कौन सा हो गया? पूर्व। सुन लो मेरे बात। अब आपसे पूछेगा कि बताइए पश्चिम रेलवे, क्या बोला मैंने? ये 4 दिशाएं बन रही ना, पश्चिमी रेलवे, उत्तर रेलवे, सुन लो मेरी बात, पूर्वी रेलवे और दक्षिणी रेलवे। 4 जोन तो यही हो गए, 4 दिशाएं 4 जोन। तो उत्तर रेलवे जोन की मैं बात कर रहा हूं, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय अभी आपने देखा था सर कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय अभी आपने पढ़ा था नई, हाँ न्यू दिल्ली। तो ये आपको याद रखना कि उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, और याद रखना कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मैं बात करता हूं मुंबई। बोलो, 2 हो गए ना? डायरेक्शन के आधार पे याद करना है। और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय अगर बात करते हैं तो चेन्नई। भले चेन्नई इधर आएगा, लेकिन हमको याद करने के लिए बता, ये आपका कहाँ हो गया है? चेन्नई। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ आएगा बच्चे? कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ आएगा? कोलकाता। देखो 4 तो बच्चे सीधे सीधे महानगर आ गए हैं, आ गए ना 4 महानगर। तो अगर आपसे पूछे दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आ रही बात समझ? लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ये उत्तर है, ये बच्चे मध्य हो गया। मध्य माने बीच में, सेंटर है ना। और अगर आपसे पूछा जाता है मध्य मान सबका केंद्र, यहाँ पे कौन सा रेलवे? मध्य रेलवे का मुख्यालय। सुन रहे हो मेरा? ये कौन सा रेलवे हो गया यहाँ पे? मध्य रेलवे। मध्य क्या हो गया? मेरे से बोलो। यहाँ क्यों कर देता हूँ, है ना? ये हो गया आपका मध्य रेलवे। एक जोन तो मध्य रेलवे हो गया। और याद रखना मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई है। पश्चिमी रेलवे का भी है, लेकिन एक दूसरा बच्चे मुंबई के अंदर है, जो आपको हम बात करें मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ होगा? मुंबई के अंदर। मतलब आप ये मत करें तो मुंबई तो यहाँ, आपने यहाँ, अरे मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। मध्य रेलवे पूछेगा तो मुंबई, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? मुंबई। अभी मध्य था ना, बोलो। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अभी डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो ये पूरब है ना, पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे, मध्य में है ना ये, पश्चिमी मध्य रेलवे और दक्षिणी मध्य रेलवे। याद आए? 4 जोन तो और मिल गए ना सीधे सीधे। तो ये कौन सा हो गया? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय। ये कौन सा हो गया इधर? उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय। और ये कौन सा था? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। सुन रहे मेरी बात? बोलो बच्चे। अब मैंने कहा था पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय या पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो देखिए पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर मैं बात करता हूं तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय होगा बच्चे कहाँ पे? तो बताएगा कहाँ पे होगा पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय? जबलपुर, मध्य प्रदेश। गुड, जबलपुर। सुन लो मेरी बात। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय बच्चे, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज, इलाहाबाद सुना है? तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
अगर बात करते हैं दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाता तो कहां पे होगा बच्चे? सिकंदराबाद। वेरी गुड। कहां पे होगा ये? सिकंदराबाद। तो जुड़वा नगर सुने होंगे आप लोगों ने, हैदराबाद और सिकंदराबाद। उस पश्चिमी मध्य रेलवे, सॉरी दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ था? और एक हम कह रहे थे बच्चे कौन सा? पूर्वी मध्य रेलवे, ये हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। देखो याद करने के लिए पर हो रहा ना आसान, बोले डायरेक्शन के आधार पर। अच्छा इधर हम दो लिखे, एक कोलकाता एक हाजीपुर, तो एक मध्य में है तो पूर्वी मध्य, एक पूर्वी है तो कोलकाता। उत्तर लिखे हम तो उत्तर दिल्ली है, एक मध्य में वहां पे इलाहाबाद। पश्चिम में हम एक मुंबई लिखे हैं और एक बीच में जबलपुर लिखे मध्य प्रदेश के अंदर। एक पश्चिमी रेलवे, एक पश्चिमी मध्य रेलवे, एक मध्य रेलवे मुंबई के अंदर। कितने हो गए टोटल रेलवे जोड़े? 9 हो गए। देखो 18 में से 9 तो ऐसे आ गए हो गए डायरेक्ट। और अभी 4 और दिखा दे, 4 और दिखा दे। रीजनिंग तो पढ़ते हैं ना, ये देख रहे हो, ये इधर भी तो कौन सी है जब आप डायरेक्शन पढ़ते हैं? ये कौन सी डायरेक्शन हो रही है? उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी पढ़ते हो रीजनिंग, तो ये आपका हो गया उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। सुन रहे हो मेरी बात? ये कौन सा हो गया? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। दक्षिणी पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा नहीं हो गई क्या? और कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय। और ये कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्व। तुम्हें रीजनिंग नहीं आती क्या अभी तक? रीजनिंग करते हो तुम लोग? कितने नंबर करते हो 10 में से? सही 2 3 4 लेता सारा दे दे क्वेश्चन। कौन सा वाला देना? 25 और क्या है? एसएससी की रीजनिंग बहुत इजी होती है, ठीक है ना? हम भी एसएससी के बहुत पेपर दिए हैं। एसएससी की मैथ्स खतरनाक होती है, रीजनिंग बड़ी आसान होती है। परसों करके आओ जरा 50 में से 50। फिर मैथ्स वाला तो कर ही लेगा, 50 तो कभी ना कर। रीजनिंग अच्छे अच्छे गलत कर जाते हैं, वहाँ तो दिमाग लड़ाना होता ना, टाइम का पैसे शॉर्टेज होता है। कितने फिगर काउंट? वो हम सही कर देते हैं, कोई सा भी फिगर दे दो, कोई सा भी, जिनमें ट्रिक भी ना लगे। कुछ तो ट्रिक वाले होते हैं, है ना? वर्ग, आयत, ट्रायंगल, ये तो सारे शॉर्ट होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, काउंटिंग करने के बाद जितना एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो उतना नहीं होगा आंसर। उससे हमेशा एक आध ऊपर मार दो, एक दो ऊपर जो नजदीक बैठा है। अगर 14 आ रहे हैं ऑप्शन में, 17 है तो 17 मार देना, लेकिन 25 भी मत मारना और नीचे भी ना मारना। 14 तक तुम गिन रहे तो 2-3 में दिक्कत होती है मात्र। मैं कह रहा हूँ, मैं तो यही मारता हूँ हमेशा, मेरा कभी गलत नहीं हुआ, कभी नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं गिन सकता हूँ गिन लेता हूँ। उसके बाद जहाँ आंखें काम नहीं करती, अब नहीं गिना जा रहा है तो लगता है कि 2-4 नहीं गिन पा रहा हूँ, तो लगभग नियरेस्ट के बैठ रहा है तो यही होगा। तुक्का मारना भी आना चाहिए ना, है ना? कितने देखो बच्चे, उत्तर पश्चिम रेलवे कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे। ये उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। कहाँ हो गया ये? जयपुर, राजस्थान के अंदर बच्चे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय अगर बात करते हैं हुबली। हुबली कर्नाटक। कहाँ है? हुबली। और अभी याद रखना, सिद्धरमैया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो बनने जा रहा है, यही बच्चे हुबली वाला। सुन रहे हो मेरी बात? आपने आज तक खड़गपुर, गोरखपुर पढ़ा होगा, पढ़ा ना? गोरखपुर पहले खड़गपुर था, फिर गोरखपुर सबसे लंबा हुआ, 1300 मीटर किलोमीटर, 1300 मीटर लंबा है। लेकिन ये 1500 मीटर लंबा रेलवे। अरे भारत का नहीं,
ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया बच्चे। ये अभी का है, करंट का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बोलो। अगर दक्षिण अच्छा, दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। अभी मत कहना सर कोलकाता ऊपर भी था, यहाँ गलत तो नहीं लिख दिया, डबल लिख रहा, क्या दिक्कत है? कोलकाता में अलग अलग बने हुए हैं, कोलकाता में तो एक तीसरा भी बताऊंगा, अभी 3 तो दोनों यहीं पे हैं। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। उत्तर पूर्वी रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय बच्चे बताइए कहाँ पे होगा? गोरखपुर। गोरखपुर जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था, तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? एक दो तीन, अब गिनो जरा कितने हो गए? 13। पक्का? ज्यादा तो नहीं हुए? 13 हो रहे हैं ना? हो गए 13? ये कर लोगे ना? 13 जब याद हो गए तो 3-4 तो ऐसे याद हो जाते हैं। एक तो सबसे नवीनतम रेलवे आपको पता है कि सर दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय, देखो इन पे नहीं अब रीजनिंग हो गई है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम, जो 18वां बना था रे, विशाखापट्टनम। तो बताइए दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम के अंदर बच्चे। लेकिन अगर पूछे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, अब सीमांत लग रहा है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव असम के अंदर होगा। उत्तर पूर्व की बात करो, नॉर्थ ईस्ट की। मालेगांव, और मालेगांव कहाँ पड़ता है? असम के अंदर है। एक आएगा बच्चे और जिसे हम कहते हैं पूर्वी सीमांत रेलवे। पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्वी सीमांत रेलवे जो पूर्व की ओर है। अभी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। ये तो आपने देखा ना पूर्व। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ देखा आपने? अभी सीमांत रेलवे मालेगांव, तो सीमांत वाला। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी उत्तर पूर्वी गोरखपुर था। सीमांत लग गया तो नॉर्थ ईस्ट वाले की बात हो रही है, और उत्तर पूर्वी लग गया तो गोरखपुर वाले की बात हो रही है। उत्तर पूर्व रेलवे आगे बताओ। और हम बात कर रहे हैं कौन सा? पूर्वी सीमांत रेलवे। मतलब तो पूर्वी सीमांत रेलवे बच्चे पूर्व कोलकाता के नीचे उड़ीसा पड़ता है, और उड़ीसा के अंदर है भुवनेश्वर। उड़ीसा में पूर्वी सीमांत रेलवे कहां पे है? और दक्षिण पूर्वी सीमांत रेलवे की अगर बात करते हैं, दक्षिण पूर्वी सीमांत रेलवे, और दक्षिण पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पड़ता है बिलासपुर। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर। कितने हो गए टोटल? 17। अच्छा, 13, 14, 15, 16, 17, कितने बताए टोटल जोन? कोलकाता मेट्रो रेलवे, मेट्रो का जोन मतलब है ना। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। ये 17वां जोन था भारत का कोलकाता मेट्रो। कौन सा था ये? 17वां। बोले ना, बोलो भाई। तो कोलकाता मेट्रो या कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय। तो ये टोटल कितने जोन हो गए भारत में? तो यही आपके 18 मेट्रो रेलवे जोन हो गए बच्चे। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से मेट्रो रेल है, कौन कौन से क्या है, कैसे हैं। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो देखेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जब भारत का ये वाला भाग अगर आप देखोगे, ये पश्चिमी तट है। कौन सा? ये पश्चिमी तट इधर वाला। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तटों के नाम नहीं बोल रहा,
एक रेलवे लाइन आपसे पूछी जाती है सर, कोंकण रेलवे। कौन सा रेलवे है? कोंकण रेलवे। और कोंकण रेलवे अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना, जो कोंकण रेलवे है इसकी लंबाई है, इसके कहां से कहां तक है और इसका निर्माण कब पहली बार हुआ है, तो याद रखना बच्चे, कोंकण रेलवे की शुरुआत या कोंकण रेलवे का स्थापना 1990 में हुआ था। कब हुआ था? और कोंकण रेलवे कहां से कहां तक है? रोहा से लेकर के मंगलोर तक बच्चे। कहां तक है ये? रोहा से लेकर के मंगलोर तक। कौन सा रेलवे है? रोहा पड़ रहा है महाराष्ट्र में और मंगलोर पड़ रहा है कर्नाटक में। जो ये पश्चिम तट वाला भाग है महाराष्ट्र से दिखेगा, यहाँ से ये दिख रहा है ये, और ये यहाँ से यहाँ तक कोंकण रेलवे है पश्चिमी तट पर। मतलब तो कोंकण रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था? कहां से कहां तक है? अगर आपसे पूछा जाता है कि कोंकण रेलवे लाइन जो है, कि कोंकण रेलवे लाइन कितने किलोमीटर लंबी है, तो याद रखना बच्चे, इसकी लंबाई टोटल है 760 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग है। कितना लंबा है? 760 किलोमीटर लंबा है। और यहीं पे अगर बात करते हैं कि कितने राज्यों से कोंकण रेलवे लाइन होकर गुजरती है, तो बताओ ना, महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद मंगलोर, है ना, नीचे कर्नाटक मंगलोरी में तो है। तो याद रखना ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने राज्यों से होकर कोंकण रेलवे लाइन बिछाई गई है, ये तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है बच्चे। लेकिन इस कोंकण रेलवे लाइन पर अगर हम बात करते हैं तो इस पर कई सारे टनल बनाई गई है बच्चे, कई सारी सुरंगें बनी हुई है। मतलब आप खुद देखो ना, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है उत्तराखंड के अंदर, इसकी कुल लंबाई अगर पूछा तो 125 किलोमीटर लंबा है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। और इस पर लगभग अगर बात करें 17-18 इस पर सुरंगें बन रही है, टनल बन रही है बच्चे। टोटल 17 या 18, 17 सुरंग शायद और 18 ब्रिज हैं, इस पर पुल हैं। ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है। तो यहाँ पे जो रत्नागिरी से लेकर के तो इस पर कई सारी टनल, इसमें भी बच्चे बहुत सारी सुरंगें बनी हुई है पहाड़ के अंदर। मतलब लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, इस पर एक जगह है बच्चे, इस रत्नागिरी, और रत्नागिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी में इस पर एक सुरंग है जिसका नाम है कारगुडे टनल। तो बताइए कोंकण रेलवे पर कौन सी टनल है? कहाँ पे? ये रत्नागिरी के पास महाराष्ट्र में। मतलब सुरंगें तो बहुत सारी है, मैंने बोला अभी, बोले ना, लगभग 30 से ऊपर सुरंगें होगी, इस पे टनल होगी। लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, कारगुडे सुरंग जो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, ये कोंकण रेलवे की सबसे लंबी टनल है, सबसे लंबी सुरंग है बच्चे। इसकी लगभग 4 किलोमीटर लंबी होगी बच्चे। सुन रहे हो मेरी बात? बोलो। तो याद रखना है कि इस टनल की आपने देखा लंबाई कितने हैं, क्या है, कैसे है बच्चे, बोले ना, समझ गए मेरी बात? तो ये कोंकण रेलवे भी आपको ध्यान रखना है। चले आगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी एक्सप्रेस है? ये विवेक एक्सप्रेस है। कितने गतिमान, कितने करे, सबसे तेज गति की है। हम लंबी दूरी की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे लंबी दूरी जो तय करते, गतिमान नहीं करती। अरे बस गतिमान तो अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन हो गई है गतिमान। गति नाम से पता नहीं, सुनना, क्वेश्चन गलत मत करना। हम बात कर रहे हैं कि जैसे सबसे लंबी कौन सी एक्सप्रेस बोला मैंने? विवेक एक्सप्रेस। और विवेक एक्सप्रेस देखेगा बच्चे, भारत में इससे पहले हिमसागर एक्सप्रेस, पहले कौन सी थी? ये तो काफी पहले हो गई, लेकिन इससे पहले की मैं बात करूं, विवेक एक्सप्रेस से पहले हिमसागर एक्सप्रेस भारत में थी, जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। और जो हिमसागर एक्सप्रेस थी, ये श्रीनगर से लेकर के, श्रीनगर कौन सा? जम्मू वाला, और कन्याकुमारी तक
कितना, कहां से कहां तक? श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक के हिमसागर एक्सप्रेस दूरी तय करती थी, लगभग 3700 कुछ किलोमीटर। सुनना मेरी बात, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, लेकिन 3700 कुछ किलोमीटर दूरी तय करती थी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कहां तक? कन्याकुमारी तक। मतलब भारत के ऊपरी छोर से और निचले छोर तक। लेकिन कुछ सालों बाद विवेक एक्सप्रेस ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब जो सबसे लंबी दूरी का जो रेलवे ट्रैक बना है भारत के अंदर, तो याद रखना बच्चे, विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से, असम के डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है? असम के अंदर, और असम से लेकर के कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है ना, कन्याकुमारी तक ये विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती 4272 किलोमीटर। 4272 किलोमीटर, 4272 किलोमीटर दूरी तय करते। कहां से? असम के डिब्रूगढ़ से। और यूं आकर के बच्चे कहां नीचे चले जाती है? सुन रहे ना? और वो 3700 कुछ थी। तो सबसे लंबी दूरी की तय करने वाली एक्सप्रेस कौन सी है भारत की? तो विवेक एक्सप्रेस है बच्चे। और ये आप देख रहे हैं कहां से कहां तक दूरी तय करके असम के डिब्रूगढ़ से नॉर्थ ईस्ट से आती है और मध्य भारत से नीचे कन्याकुमारी तक की लंबी इतनी दूरी तय करती है वाली एक्सप्रेस। और यही भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस हो गई बच्चे, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मैंने कहा था कि भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म बोलो ना, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात करते हैं तो आज तक आप किताबों में देखते थे बच्चे कि अभी तक आपका जो आता था गोरखपुर, कौन सा था? सुना ना, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वो गोरखपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा था। लगभग अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था ये लगभग 1300 मीटर लंबा था बच्चे। कितना था? 1300 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था ये। लेकिन अभी लेटेस्ट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या कर दिया है, जो आपका कहां पे, हुबली के अंदर, कहां पे था? हुबली दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है और कहां पे? हुबली के अंदर बच्चे, सुना है ना। और हुबली के अंदर जो प्लेटफॉर्म है यही भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है और इसकी लंबाई टोटल होगी 1500 मीटर के आसपास। 1300 से 200 मीटर लंबा है बच्चे। और इसका नाम क्या बोलते हैं? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली, हुबली पता है ना कर्नाटक में, हुबली रेलवे स्टेशन। यही बच्चे भारत का नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। गोरखपुर के आगे कौन चले गया है? तो करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है ना, कहीं परसों एग्जाम में बन गया तो बड़ी दिक्कत हो जाए। तो यही भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है और ये 1507 मीटर लंबा है। भारत का ही नहीं बल्कि मैंने क्या कहा, ये दुनिया का भी सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो गया बच्चे, बोलो ना। एक चीज मुझे बताना, अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है, बेस्ट, जहां पे भारत का सबसे व्यस्ततम या सबसे बिजी या बेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? निजामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन, दिल्ली वाला। कहीं भी जाओगे तो पहले क्या बोलते हैं? दिल्ली जाना है, वहां से मेरी ट्रेन, वहां से मेरा ट्रेन वहां के लिए तो दिल्ली में कौन सा रेलवे स्टेशन, क्या नाम है उसका? निजामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन जो दिल्ली के अंदर है, यही भारत का सबसे व्यस्ततम बिजी या दिल्ली का रेलवे स्टेशन है बच्चे, बोलो ना। भारत का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा हो गया है? निजामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं बोले। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा पुल, रेलवे पुल सबसे ऊंचा, चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के अंदर, वेरी गुड। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, सबसे रेलवे ब्रिज जो चेनाब नदी है, इसे चेनाब नदी पर बच्चे जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो कहां पे भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज? चेनाब नदी पर। लगभग
ये बच्चे 359 मीटर ऊंचा है बच्चे रेलवे ब्रिज, जिस पर रेल चलती है, वैसा रेलवे पुल मतलब बोलो ना। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर है और कहाँ पे है, तो ये चेनाब नदी पर होगा। समझ गए मेरी बात, बोले। लेकिन अगर आपसे पूछे, अभी आपने कहा था गतिमान, अगर पूछे कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस, तेज गति से चलने वाली, और ये हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से लेकर के आगरा के मध्य चलती है बच्चे। कौन? गतिमान एक्सप्रेस, भारत की सबसे लंबी, सबसे तेज गति से चलने वाली एक्सप्रेस। और सबसे तेज गति से चलने वाले एक्सप्रेस कौन से है? गतिमान एक्सप्रेस। और ये कहां से कहां तक? दिल्ली से लेकर के कहां तक? आगरा। दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया है ना रेलवे स्टेशन, वहां से लेकर के दिल्ली से आगरा तक चलने वाली है बच्चे, बोले ना। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक्सप्रेस हो गई है, बोले बच्चे। लेकिन भारत की एक योजना थी मेक इन इंडिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने। कब मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी? मेक इन इंडिया का महत्व क्या है? परसों एग्जाम में भी आया था। मेक इन इंडिया का क्या है? स्वनिर्मित उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा देना, अपना सेल्फ प्रोडक्ट। मेक इन इंडिया मतलब भारत के अंदर उद्योगों को और ज्यादा प्रमोट करना, स्वयं उद्योगों अपने अपने मतलब क्या है, नए नए खोजें करना, नए नए वस्तुएं बनाना, मतलब बोले ना। तो मेक इन इंडिया के तहत अगर मैं बात करता हूं, डिजाइन एवं निर्मित होने वाली भारत की पहली ट्रेन कौन सी? जो भारत ने मेक इन इंडिया योजना के तहत स्वयं अपने डिजाइन या ट्रेन का जो निर्माण किया है, ट्रेन जो, वो वंदे भारत एक्सप्रेस बच्चे, बोले ना। और वंदे भारत ट्रेन जो है ये 23 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। अभी मत बोला गुरुजी ये तो परसों चलाए थे हमारे उत्तराखंड में। अरे भाई, भारत में बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। आज तो केंद्र सरकार ने कहा कि हमें हजारों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलानी है भारत के अंदर, मतलब। लेकिन पहली भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2019 में चलाई गई थी। और मेक इन इंडिया द्वारा जो भारत की स्व योजना है, स्वनिर्मित, मतलब अपने आप भारत ने इस ट्रेन का निर्माण किया है, बोले ना। तो भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बच्चे दिल्ली से वाराणसी तक, या एक ट्रेन बच्चे दिल्ली से कटरा तक चलाई गई है। तो दिल्ली से वाराणसी भी वंदे भारत एक्सप्रेस, और एक आपके दिल्ली से कटरा तक एक्सप्रेस चलाई जा रही है, बोलो ना। बोलो भाई, सुन तो मेरी बात। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया था, दी ना हरी झंडी। उत्तराखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 25 मई 2023 को, अभी करंट का क्वेश्चन बनेगा, और देहरादून से दिल्ली के बीच में रवाना कर दी गई है, बोले ना। मतलब इसी प्रकार से भारत में कई सारी, मतलब भारत केंद्र सरकार की योजना है कि हमें ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें पूरे भारत के अंदर कई हजारों ट्रेनें चलानी है, मतलब बोला ना। लेकिन उत्तराखंड से दिल्ली की, देहरादून से दिल्ली के बीच में कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और याद रखना, डेट भी याद रखना, कब? 25 मई 2023 को बच्चे हरी झंडी दिखाई गई थी, ठीक है ना। की हालत खराब हो गई, रोने को तैयार हो गई, तबियत खराब हो गया। हमारी नहीं हो रही तबियत खराब, हम चिल्ला रहे 24 घंटे से, हमारी नहीं होती तबियत खराब। अगर हमारे जगह होते ना तो खड़े भी नहीं रह पाते। सबके अलग अलग है, तो बनाना पड़ता है ना, हमारी मजबूरी है। हमारा मन भी नहीं कर रहा पढ़ाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। 2 घंटे स्वयं रात को देखिए, 2 घंटे मान, और 2 घंटे के बाद मैं सुबह उठ करके फिर मैं सुबह से अभी तक पढ़ा ही रहा हूँ, और अभी तक भी नहीं सोया। एक टाइम खाना खाया मुझे, ठीक है। तुम तो 8-8 घंटे 7 घंटे भी सोते हैं, फिर भी तबियत खराब।